गुड मॉर्निंग क्लास। एक्टिव पैसिव टॉपिक चल रहा था हमारा। लगभग 6 पार्ट्स एक्टिव पैसिव के बन चुके हैं वीडियोस के, आपने देखे होंगे शॉर्ट वीडियोस, और हम लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया था टेंस के अकॉर्डिंग। डबल ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हमारा लास्ट वीडियो में स्टार्ट हुआ था। इंट्रोगेटिव को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो यस और नो टाइप के जिनके आंसर्स होते हैं वो, यानी हेल्पिंग वर्ब वाले, सेकंड WH वर्ड वाले, और थर्ड था WH वर्ड जो कि बाय हुम, एक अलग से उसका थोड़ा सा पैटर्न है चेंज, तो एक उसको हमने रख दिया था। अब हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस हमने स्टार्ट किए थे, तो हेल्पिंग वर्ब वाले में हमने इज, एम, आर, डू, डज, डिड वाले सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए थे। उनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे कि डू डज है तो इज, एम, आर किस तरह से यूज होगा, डिड है तो वॉज वर्ब कैसे यूज होगा। तो अब हम उसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो हम ले रहे हैज, हैव, हैड का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव में अगर ये है तो हम पैसिव में बनाते टाइम उसको किस में चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हैज, हैव, हैड लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, फिर बीन, जैसा कि मैंने पहले टेंसेस के अकॉर्डिंग जब रूल्स पढ़ाए थे उसमें कहा था कि जब हम परफेक्ट के सेंटेंसेस चेंज करते हैं, स्पेशली हैज, हैव, हैड, तो हम बीन वर्ड को यूज करते हैं वर्ब। तो ये आ जाएगा बीन और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी से समझ में आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है Have you done that work? Have you done that work? अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है that work, वो काम, यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब ये हैव, स्टार्टिंग तो हैव से हो रही है, इसको नहीं टच करना है। हम इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा हैज। क्या हो जाएगा? हैज। हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू। क्लियर? हैज जो सब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट में बना वो। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ होने वाला यूज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ था वो। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज, हैव क्या आपको समझ में आ गए? अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो हैड का ले रही हूँ। ठीक है, हैड यू रीड द राम चरित मानस। ठीक है, अब हम फिर से इसको, अब हैज, हैव में तो ये देखना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। हैड में तो हमें वो भी नहीं देखना, हैड है तो हैड का हैड ही लगाना है। ठीक है, हैड द राम चरितमानस बीन, थर्ड फॉर्म लगानी है। रीड की तीनों फॉर्म रीड, रैड, रेडी होती है, तो बीन
रीड बाय यू। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव में हमने जो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो हम चेंज कर रहे थे उसमें डू डज रीड भी ले लिया, हैज हैव हैड भी ले लिया, और अब हम ले रहे हैं अदर हेल्पिंग वर्ब। अदर हेल्पिंग वर्ब पहले क्लियर कर देते हैं कि अदर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, अदर हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा जिससे स्टार्ट होगा? इज, एम, आर, was, were, मॉडल्स। ठीक है, अगर ये है तो जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम ऑब्जेक्ट को देखकर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, लेकिन बीन जो यूज़ कर रहे थे उसकी जगह बीइंग और बी वर्ड यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बीइंग कब यूज़ होगा? जब इज, एम, आर, वॉज, वर होंगे, और बी कब होगा? जब मॉडल्स होंगे। क्लियर? अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आर यू ब्रिंगिंग टी? यू था इसलिए प्लूरल फॉर्म के लिए आर लगाया, अब यहाँ पे टी है तो सिंगुलर फॉर्म है, इज टी। आईएनजी है तो हमें बीइंग लगाना है, इज टी बीइंग। थर्ड फॉर्म ब्रिंग की क्या होगी? ब्रॉट, ब्रॉट बाय यू। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, was he singing a song? क्या बनेगा इसका पैसिव? अ सॉन्ग आएगा तो ऑब्वियसली वॉज से स्टार्ट होगा। वॉज अ सॉन्ग बीइंग sung by him? क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, is he bringing some toys? पीछे का ऑब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी मैटर करना चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जो प्रीवियस सेंटेंस था यहाँ पर मैंने बताया था कि यू के अकॉर्डिंग आर लगा, लेकिन टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज यूज़ किया। उसी तरीके से इसमें भी है, ही के अकॉर्डिंग हम इज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टॉयज के अकॉर्डिंग हम आर यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा? आर सम टॉयज being brought by him? क्लियर? लास्ट एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एम से रिलेटेड। एम आई ईटिंग फूड? क्या बनेगा? फूड इज बीइंग, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
is food being eaten by me? क्लियर? तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस थे क्वेश्चन से रिलेटेड, जिनके आंसर यस या नो में हो सकते थे, इन ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे, इनको हमने चेंज करके लॉट ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर किया, समझ लिया कि कैसे हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम WH वर्ड से रिलेटेड कुछ देखेंगे, ठीक है? तो आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, हमको इसकी आवश्यकता क्यों होती है, बहुत सारे पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स दे रखे थे। मैंने आपको उस बेस पे बताया था कि पूरा लेसन इसी बेस पे के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें अपन ने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। उसके मैंने आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हमको फेस करनी पड़ती है। तो अगर कोई भी चीज़ लिखित रूप में है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मानते हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है तो हमको इसको फॉलो करना ही करना है। तो इसके लिए हमारे जो संविधान के निर्माता थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, यानी कि उसको एक लिखित फॉर्म दिया, जिससे कि आने वाली जनरेशन भी और हम लोग भी सभी इसको माने कि क्या नियम दे रखे। क्योंकि अगर आपकी सरकार आपके लिए कोई भी ऐसा नियम बना दे कि जो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप उसको नहीं मानोगे कि ये कौन होता है मुझे कहने वाला, ये कौन होता है मुझे बताने वाला, मैं तो इस नियम को फॉलो नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है और हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि हाँ हमारी सरकार ने ये नियम बनाया तो हमको उसको मानना ही मानना है। तो उसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। अब कैसे लिखा गया, कब लिखा गया था, ये हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका और क्लियर होता रहेगा। लास्ट हमने 4th पॉइंट तक पढ़ा था। उसके बाद जो एग्जाम्पल दे रखा था वो मैंने आपको नहीं समझाया था। मैंने आपको इतना से बताया था कि साउथ अफ्रीका का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने आप लोगों को कहा था रीड करने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स ने रीड भी किया होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब आप अच्छे से उसको रीड कर लेना। देखो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट इन द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। अब देखो क्या दे रखा है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए हमको किसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका का। अब मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ, साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हो जाता है, काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता है। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंस दी जाती है वो गोरे लोगों को दी जाती, काले लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ, अगर आपके साथ बार बार कोई आपको पीड़ित करते ही रहता है तो आप किस हद तक सहन करोगे उसको, कभी न कभी तो वो चीज़ कंट्रोल से बाहर जाएगी, हम उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की जो नीति थी, रंग भेद बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अपार्टेड, तो उस पॉलिसी को बंद करने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। और धीरे धीरे उन लोगों को 26 अप्रैल 1994 को उन लोगों को क्या फ्रीडम मिल गई थी। अब वहाँ पर काले और गोरे में भेदभाव नहीं किया जाता है और सब लोगों की एक जैसी अच्छी सी सरकार बन गई, जिसको वो लोग अच्छे से अब अच्छे से रहते हैं, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता है। साउथ अफ्रीका सफर्ड, अब इसमें बता रखा है साउथ अफ्रीका में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, कैसे जो काले लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था और किस प्रकार से उनको परेशान किया जाता था, वो इसके अंदर बता रखा है। फर्स्ट दे रखा है, साउथ अफ्रीका सफर्ड अपार्टेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल का मीन्स क्या होता है, रंग भेद के आधार पर भेदभाव करना फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये जो भेदभाव चला उनका बहुत लंबे समय तक चलता रहा। द वाइट यूरोपियंस बिहेव्ड विथ ऑल नॉन वाइट as inferiors and ruled over them with arms and forces without giving them any political rights। अब क्या किया जाता था, द वाइट यूरोपियंस यानी कि जो सफ़ेद यानी कि गोरे लोग जो थे वो लोग क्या करते थे, नॉन वाइट्स यानी कि काले लोगों के साथ में
इन्फ्लुएंस, उनको दबाते थे, उनके ऊपर शासन करते थे। जबकि अगर वो किसी सेना में है, उनके पास कोई फोर्स है, यानी कि उनको कोई पावर दे रखा है या नहीं दे रखा है, फिर भी वो काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे और उनको प्रताड़ित करते थे। After a long struggle, South Africa become free and from this evil apartheid on above mentioned date। देखो क्या हुआ, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जो पॉलिसी चलती थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। कब हुई थी, मेंशन डेट, आपको डेट पता रखिए 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है, सॉरी हाँ 26 अप्रैल 1994 को। आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, अब क्या हुआ, यहाँ पर नए साउथ अफ्रीका, यानी कि जो वहाँ पर भेदभाव की पॉलिसी चलती थी वो खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर एक नए साउथ अफ्रीका का उद्भव हो गया था। ब्लैक लीडर रिक्वेस्टेड द फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द about atrocities they had committed while in a power। अब देखो वो लोग कितने अच्छे थे, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। काले लोगों के साथ इतना भेदभाव किया जाता था, उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, उनके साथ जो लोग थे, यानी कि उनमें हो सकता है कि काले लोगों में से कुछ लोग वहाँ की सरकार में काम करते हो, तो उन्होंने क्या किया था कि उनको ये बताया था कि जो गोरे लोगों ने किया है वो उसको छोड़ दो, अब आप क्या करो, इनके साथ कोई भी भेदभाव मत करो और हम लोगों के लिए एक जैसी सरकार बननी चाहिए, एक जैसा काम होना चाहिए, ताकि काले और गोरे में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। They said, let us build a new South Africa based on equality of races in gender and on democratic values, social justice and human rights। क्या कहा उन्होंने, they said, उन्होंने कहा let us build a new South Africa बेस्ड ऑन इक्वलिटी, एक साउथ अफ्रीका का कह सकते हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। किस बेस पर बनना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के लोगों को, सभी रंगों के लोगों को, सभी जेंडर यानी कि महिलाओं पुरुषों या फिर अदर कोई जेंडर हो, सभी को क्या मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग, प्रजातंत्र के जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। एंड ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की पूर्ति होनी चाहिए। ये किसने कहा था, काले लोगों ने कहा था। जबकि पहले गोरे लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, फिर भी उन लोगों ने क्या कहा, हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें सभी को इक्वलिटी मिले और सभी के जो राइट्स हैं वो सबको समान स्तर पर मिले। The party which ruled through oppression and the party that led the freedom struggle sat together to फ्रेम अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, यानी कि हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई है, तो जो भी पार्टी वर्क कर रही है वो क्या करे, फ्रीडम स्ट्रगल, हम लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष को पार कर लिया है, अब हमको क्या करना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जो क्या हो, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कि दोनों के लिए काम करे, काले लोगों के लिए भी और गोरे लोगों के लिए। यानी कि अब जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। After 2 years of discussion and debate, they drew up one of the finest constitution the world has ever had. The constitution provided its citizens the most extensive rights available in a country. आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, देखो 2 सालों के डिस्कशन के बाद और डिबेट, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा करना, बातचीत करना, डिबेट का मतलब वही कोई भी टॉपिक आया तो उसके ऊपर वाद विवाद करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, उन सबको करने के बाद लास्ट में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें क्या थे, नागरिकों के लिए मोस्ट एक्सटेंसिव, बहुत अच्छे ऐसे राइट्स दे रखे थे जो पूरी कंट्री में यानी कि पूरी कंट्री के लोगों के लिए अवेलेबल थे। Collectively, they decided that the search for a solution to the problems, nobody should be excluded and no one should be treated on a devil। अब क्या दे रखा है इसके अंदर, उन लोगों ने क्या किया था, डिसाइडेड दैट इन सर्च ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो उसका सॉल्यूशन करना, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड एंड नो वन दे शुड बी ट्रीटेड इन एविल, कोई भी किसी को भी परेशान नहीं करेगा। डेविल का मीन्स होता है यहाँ पर शैतान, शैतान का मतलब कह सकते हैं कोई भी बुरी ताकत किसी को भी परेशान नहीं करे, कोई भी पर्सन किसी को परेशान नहीं करे, और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहाँ पर दे रखा था।
They admitted that everybody should become part of the solution, whatever they might have done in the past. The preamble of the South African Constitution summarized the spirit. देखो क्या दे रखा है इसके अंदर. अब उन्होंने सभी लोगों के लिए everybody should become part of the solution, सभी लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करना, whatever they might have done in the past. द प्रेरेंबल, जिसे अपने इंडिया में भी प्रेरेंबल दे रखी थी, उस प्रेरेंबल के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा समराइज होता है, यानी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है, मेन जो बेस, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेरेंबल क्या है. नहीं है तो भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, क्योंकि उस प्रेरेंबल के अंदर इतना कुछ लिखा हुआ है कि आपका जितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसका पूरा का पूरा कह सकते हैं समरी उसके अंदर आ जाती है. अगर आप उस प्रेरेंबल को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ सकते हैं. इतने सारे आर्टिकल्स, उसमें वापिस सब आर्टिकल्स, उसके पार्ट्स, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ना आसान नहीं होगा. अब देखो नेक्स्ट, अब ये आपने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था. ऐसे बहुत सारे देश होंगे जिसमें ऐसी पॉलिसी चलती होगी. तो ये किसका एग्जाम्पल था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना आवश्यक है. अगर वहां पर नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तो अभी भी जो भेदभाव की पॉलिसी चल रही थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, वो क्या होता, चलता रहता. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप. इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, किस प्रकार बनाया गया है, किस किसने बनाया है, इसके बारे में मैंने आपको 8th क्लास में बताया था. फिर भी मैं और आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी, बहुत ईजी है ये आपके लिए. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यूनिट ऑफ लाइफ जिसमें पढ़ रहे थे हम सेल के बारे में, आज पार्ट 6 को कंटिन्यू करेंगे. पार्ट 5 तक हमने क्या स्टडी किया था कि माइक्रोस्कोप के पार्ट देखे थे, बॉडी ट्यूब, नोज पीस, और देखा था हमने लास्ट मिरर और लेंसेज के बारे में. आज का टॉपिक जो है वो मैं ले रही हूँ मैग्नीफिकेशन, यानी पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. किसी भी माइक्रोस्कोप का पावर कितना होता है, मतलब किस एंगल से वो कितना जूम आउट करके, वो जूम इन करके वो दिखा सकता है. Magnification, it is the power of an optical instrument or to large an object. It is the ratio of linear dimension of the final image to the linear dimension of the object. ये दे रखा है यहाँ पे. इसका मीनिंग ये हुआ कि मैग्निफिकेशन जो है वो आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा. पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैग्निफिकेशन एक इंस्ट्रूमेंट की पावर होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके दिखा सकती है. It is the ratio of linear dimension of the final image to the linear dimension of the object. मतलब ये कि ये जो रेशो होता है वो लीनियर डायमेंशन से लेकर किसी फाइनल इमेज का लीनियर डायमेंशन से लेकर उस ऑब्जेक्ट का लीनियर डायमेंशन तक के बीच का रेशो होता है. मैं इसको आगे लेती हूँ. बेस्ट क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोवाइड मैग्निफिकेशन ऑफ ओनली 1000x. ये जो लिखा है वो इसका ये दे रखा है कि ये कितना जूम करके दिखा सकता है हमको. तो यहाँ पे देखा है, देखो लिख रखा है 1000x. 1000x का मीनिंग यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है. क्या लिखा है, 10x आई पीस एंड 100x ऑब्जेक्टिव. मतलब 10x आई पीस मैंने आपको डिस्कस किया था. आप अपने माइक्रोस्कोप का जो पिक्चर दे रखा है बुक में उसको टर्न कीजिएगा. उसमें देखिए दो वो दे रखे हैं. एक आई पीस दे रखा है ऊपर, जहाँ पे हम अपनी आई की पोजीशन सेट करके देखते हैं ऑब्जेक्ट को, और एक बीच में ट्यूब होता है, और ट्यूब के नीचे एक होता है नोज, जिसको बोलते हैं, जहाँ पे दो लेंसेज को हम चेंज कर सकते हैं. वो दोनों की अलग अलग x 10x पे 30x पे उसको जूम करते हैं. तो वो जो नोज पीस के ऊपर जो एक लेंस दे रखा है, एक वो, और एक जो आई पीस के ऊपर दे रखा है, दोनों का यहाँ दे रखा है. उसमें से जो आई पीस का जो लेंस होता है, यानी कि जो आई पीस के पार्ट में जो लेंस यूज़ किया करते हैं, वो 10x तक जूम कर सकता है, और दूसरा यानी 10x यानी 10 गुना तक जूम कर सकता है. और उसके नीचे वाला जो होता है, जो नोज पीस के अंदर लगा हुआ होता है नीचे की तरफ, वहाँ पर वो 100x ऑब्जेक्टिव यानी 100 गुना उस ऑब्जेक्ट को जूम करके वो दिखा सकता है. ये हो गई उसकी मैग्नीफिकेशन पावर. यानी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये क्या होती है, मैग्नीफिकेशन पावर होती है कि वो कितना जूम इन करके हमको किसी भी ऑब्जेक्ट या स्लाइड को दिखाएगा. Therefore, several components of the cell cannot be observed under compound microscope. To observe the ultrastructure of the cell and cell organelles, electron microscopes are used. ये बोल रहा है
कि देयरफॉर इस तरह से सेवरल कंपोनेंट ऑफ द सेल कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनील या ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, मतलब उनको इतना ज़्यादा उनका हाईली जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग यूज़ करते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो किसके बारे में था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अब जो ये नाम आया, नया क्या आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये बता रहा है कि ऐसे चीज़ों को, यानी हाईली ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिल्स होते हैं तो उनको ज़्यादा देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। यहाँ दे रखा है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ बीन गिवन इन एक्टिविटी 5.5। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हमारे लिए सामने आता है एक्टिविटी 5.1। इसमें क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी को अगर आपको वो मैग्नीफिकेशन पावर नहीं भी समझ में आया हो तो एक्टिविटी से बहुत ही इजीली आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट जो भी है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 जो दे रखी है उसमें एम दे रखा है कि सबसे पहले हमें करना क्या है? ऑब्जेक्ट टू मेक अ टेम्परेरी स्टैंड माउंट ऑफ ऑनियन पील एंड टू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब ये कि एक टेम्परेरी स्टैंड माउंट स्लाइड बनानी है हमको, यानी कि किसी चीज़ को टेम्परेरी बना के उसको देखना है हमें। तो अगर उसको देखना है तो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक ऑनियन का पील लो, उस ऑनियन के पील से, यानी कि ऑनियन तो आप सबने देख रखा है, ऑनियन के अंदर से इनर साइड का पील लो और उस पील को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो। यहाँ पे एक वर्ड है टेम्परेरी स्टैंड माउंट। टेम्परेरी स्टैंड माउंट यानी परमानेंट स्लाइड अलग चीज़ होती है, टेम्परेरी अलग होती है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? रिक्वायर मटेरियल आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको लेना पड़ेगा? वाटर, ऑनियन बल्ब, वॉच ग्लास, ग्लास साइड। वाटर आपको पता है, ऑनियन बल्ब पता है, ऑनियन का जो बल्ब पोर्शन होता है, ऑनियन सबको पता है, ऑनियन का बल्ब पोर्शन ही हम काम में लेते हैं, जो खुला हुआ पार्ट होता है। वॉच ग्लास लेनी है हमको, ग्लास स्लाइड लेनी है, स्लाइड जो होती है जहाँ पे माइक्रोस्कोप के स्टेज पे हमको वो पुट करनी है। ग्लास स्लाइड के बाद उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगानी है। कवर स्लिप इसलिए लगाते हैं ताकि वो ड्राई ना हो, सूखे नहीं। कौन सा मटेरियल जो हमने लिया है एज ए सेल या कोई अनियन की पील लेके रखी है तो वो क्या नहीं होना चाहिए? ड्राई नहीं होना चाहिए, उसका वाटर अमाउंट सूखना नहीं चाहिए। उस वजह से उसके ऊपर कवर स्लिप करके जो पतली सी ग्लास की स्लिप आती है वो लगाना ज़रूरी है, ताकि उससे वो मटेरियल ड्राई नहीं होगा, उसकी सेल्स डैमेज नहीं होगी। उसके बाद ले रखा है अ पेयर ऑफ फोर्सिप। फोर्सिप यानी वो जिसको कॉमनली बोलते हैं चिमटी, जिससे पकड़ के आप उस मटेरियल को स्लाइड पे पुट कर सकते हो, या उसको आप जब भी स्टेनिंग के लिए पेट्री डिश में डालोगे तो उसको उठाने के लिए आपको फोर्सिप की ज़रूरत पड़ सकती है। ड्राइंग ब्रश। ड्राइंग ब्रश क्यों ज़रूरत पड़ती है मैं बता देती हूँ आपको कि जब भी स्लाइड पे कोई मटेरियल को पुट करते हो तो उसमें कलर डालते हो। कलर के लिए आपको सेफ्रेनिन चाहिए, या जो भी मटेरियल चाहिए स्टेनिंग मटेरियल, तो उसको डालने के लिए आप ब्रश का यूज़ करते हो। ठीक है, जो ड्रॉप डालते हैं ना आप, बहुत ही लिटिल अमाउंट में उस कलर यानी उसकी ज़रूरत पड़ती है सेफ्रेनिन की, तो वो आपको ब्रश से डालना पड़ेगा, ड्राइंग ब्रश। उसके बाद है ड्रॉपर नीडल। ड्रॉपर नीडल जो होती है उसकी सहायता से भी आप उस जो सेक्शन आपने काटा है उसको डिसेक्शन कर सकते हो, उसको छोटा बना सकते हो। ब्लेड तो चाहिए ही सही हर चीज़ को काटने के लिए। स्टेन सेफ्रेनिन, वही कलर देने के लिए। और उसके बाद है ब्लॉटिंग पेपर एंड माइक्रोस्कोप। ब्लॉटिंग पेपर, अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल गीला हो चुका है, हमने ज़्यादा वाटर डाल दिया, हमने ज़्यादा सेफ्रेनिन डाल दिया, तो उसको वापस ड्राई अप करने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्लॉटिंग पेपर। ये इजीली वाटर या मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और लास्ट में हमें क्या चाहिए? तो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होगा तभी हम उसको जूम करके देखेंगे। अब आता है मेथड। करना क्या है? अ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब इज टेकन एंड अ पीस ऑफ स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस इज देन पील्ड ऑफ फ्रॉम द कॉन्केव साइड और इनर साइड ऑफ द बल्ब। देखो यहाँ डायग्राम देख लेते हैं हम। इनर साइड ऑफ द बल्ब मतलब ये कि जो ऑनियन होगा, जो हमारा ऑनियन होगा, उस ऑनियन के इनर साइड से हमको लेना है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव। यहाँ पे मेंशन किया है कॉन्केव साइड। कॉन्केव साइड मीन्स इनर साइड। ऑनियन बल्ब की जो अंदर वाली साइड है उसका हम पोर्शन लेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। ये जो है यहाँ पे दे रखा है
सबसे पहले एक स्मॉल पीस लेंगे ऑनियन बल्ब का, उसकी पीस ऑफ स्किन यानी उसके ऊपर का जो कवर होता है, जो जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उस एपिडर्मिस को पील्ड आउट करना पड़ेगा। पील्ड आउट का मतलब हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद अब उसको ब्रेक करो, ऑनियन को ब्रेक करने के बाद अंदर से वो जो बाय अ जर्क विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स की आप जर्क की हेल्प से आप उस ऑनियन को कट डाउन कर लो। कट करने के बाद आपको उसमें से पील, दिस पील इज इमीडिएटली पुट इन अ वॉच ग्लास हैविंग सम वाटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग ड्राई। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी सेक्शन हम काट के माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करने वाले हैं तो उससे पहले उसका ये ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल हमें ऐसे पेट्री डिश में खाली छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आने से उसके अंदर की सेल श्रिंक हो जाएगी। किसी भी चीज़ के अंदर का पानी अगर बाहर निकल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मतलब ये कि वो सिकुड़ जाता है। आपने नॉर्मल श्रिंक नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो कि अगर आपने ऑनियन ऐसे काट के भी थोड़ी देर एयर में रख रखा है तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में आने से वो मुरझा सा जाता है। The peel is immediately put in a watch glass having some water to protect it from getting dry. सूखने से उसे बचाने के लिए हम तुरंत उसको वाटर में डाल देंगे। In water the membrane like peel does not get folded also, ताकि वो easily folded ना हो। अगर membrane fold हो गई तो वो माइक्रोस्कोप में हमें easily दिख नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर ये इस तरह से पिक्चर दे रखा है। ये जो आपकी दे रखी है, ये जो मैं आपको टैप कर रही हूँ यहाँ पे, ये स्लाइड है। ये जो इसके ऊपर ये पकड़ा हुआ है वो है फोर्सिप, और फोर्सिप से ये बीच में गवर स्लिप लगा रखी है और वहाँ पे हमको रखना है मटेरियल। ठीक है, ये हाथों से हैंड पिकिंग से अलग कर रहा है ये ऑनियन बल्ब की छोटी सी पील को। इस तरह से यहाँ पे इस स्लाइड पे ये चीज़ रख दी। ये जहाँ पे मैंने टेप किया, यहाँ पे जो आपका डायग्राम दे रखा है ई पोर्शन, ई वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या किया है इसने, कवर स्लिप को वो पुट कर रहा है। हमारा मटेरियल रखा हुआ है सेक्शन का, उसके ऊपर वो कवर स्लिप धीरे धीरे डाल रहा है ताकि वो क्या हो जाए, सूखे नहीं, कवर हो जाए, ड्राई नहीं हो एयर के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हेडिंग दे रखी है डायग्राम फिगर के नीचे, प्रिपरेशन ऑफ अ टेम्परेरी स्टेन्ड माउंट ऑफ ऑनियन पील। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद है नाउ अ क्लीन ग्लास स्लाइड इज टेकन ऑफ एंड पील इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द ग्लास स्लाइड बाय यूजिंग अ ड्राइंग ब्रश। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड फोल्डिंग ऑफ द पील। या वही बात वापस ही बोल रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि वो ये सब प्रोसीजर करते टाइम वो हमारी स्लाइड सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो सारे जो ऑनियन के पील हमने निकाले हैं वो पील क्या होने लगेंगे, मुड़ जाएंगे तो वो स्लाइड इजीली हमको दिखाई नहीं देंगी। आगे का प्रोसीजर जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी और अच्छे से समझाऊंगी। तब तक आप इसको पढ़ना और कोशिश करना, आगे वाली लैंग्वेज बहुत नॉर्मल है, आप उसको कंटिन्यू करने का देखना और पढ़ के आना, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊँगी। थैंक यू।